नमस्कार। घर आंगन के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। रात दिन मुस्कुराती हैं बेटियां, दो घरों को घर बनाती हैं बेटियां, ना खुदा बन जिंदगी की नाव में आंख तूफा से लड़ाती हैं बेटियां। जी हाँ दर्शकों, आजकल बेटियां हर क्षेत्र में अव्वल आ रही हैं, हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है शिक्षा। आज का हमारा विषय है शिक्षित नारी शिक्षित समाज। कैसे एक नारी शिक्षित होकर शिक्षित समाज का स्थापना कर पाती हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, आमंत्रित किए हैं हमने संगीता शाही जी को, जो कि वरीय अधिवक्ता हैं, संजू श्रीवास्तव जी जो कि बेतिया गर्ल्स हाई स्कूल में कार्यरत है, प्रिया जी जो कि बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, और शारदा कुमारी जी जो कि प्रधानाध्यापिका हैं बीएमपी स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय में। आप सभी का इस परिचर्चा में स्वागत है। सबसे पहले हम संगीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज की स्त्री कितनी सशक्त हो रही है और इसके पीछे शिक्षा का कितना महत्व है। आज की स्त्री बिल्कुल सशक्त नारी और सशक्त समाज जो हमारी आज की परिचर्चा है। आज की नारी कई मायनों में आगे बढ़ रही है और इसके पीछे शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम आधी आबादी की बात करते हैं, स्त्री शिक्षा की बातें करते हैं। देश के आर्थिक विकास में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और उसके पीछे कहीं ना कहीं से जो है वो शिक्षा का ही महत्व तो सबसे ज़्यादा जाता है। मैं कहना चाहूँगी कि बसंत पंचमी के इस मास में जहाँ हम सरस्वती की आराधना करते हैं, आज के इस टॉपिक में स्त्री शिक्षा की जो बातें कही जा रही है वो आदिकाल से ही स्त्री शिक्षा पर पूरा ध्यान जाता रहा था। वेदों में जो भी महिलाएं थी वो बहुत ज्यादा वो शिक्षित हुआ करती थी। बहुत रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना है, या अन्य जो मंडन मिश्र की पत्नी है, बहुत सारी शिक्षित जो महिलाएं आगे आई। लेकिन बीच का जो काल हमारा आया उसमें कहीं ना कहीं से शिक्षा के प्रति महिलाओं की दूरी बढ़ती चली गई और पुरुषवादी जो सोच है वो हावी होती चली गई। तो महिलाएं जब शिक्षा से दूर हुई, लेकिन अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बहुत सारी योजनाएं ऐसी आई हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, अभी बच्चों के लिए जो एक योजना आया है, शिक्षा का अधिकार कानून आया है, बालिका समृद्धि योजना आई है, उसके बाद जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय खोला गया है। बच्चियों के लिए तमाम किस्म के कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे कि नारी को शिक्षा तो मिले ही साथ साथ रोजगार का भी अवसर मिले। जहां तक शिक्षा की बात है, अगर नारी शिक्षित नहीं होगी तो वह समाज के जो सभी क्षेत्रों पर प्लेटफॉर्म जो आज आगे आया जा रहा है, सभी लोग आगे बढ़ रही हैं, उस प्लेटफॉर्म पर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। स्त्री सबसे पहले एक घर में एक बच्चे को जन्म देती है, वहां बच्चे को जो संस्कार देती है वहीं से आरंभ होता है नारी की शिक्षा। अगर नारी शिक्षित नहीं होगी तो वो अपने बच्चे को कभी आगे संस्कार नहीं दे पाएगी। बच्चों का जो लालन पालन पोषण होता है, तमाम किस्म की सरकार की हमारी योजनाएं हैं जो कि एक बच्चे को स्वस्थ एक एवं सुखद अवसर, एक सुखद जिंदगी देती है, उसके पीछे भी नारी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि एक हम कहते हैं कि एक शिक्षित, अगर हम स्त्री को शिक्षित कर रहे हैं तो पूरे हम घर को शिक्षित कर रहे हैं। एक माँ की बात आपने कही, तो संजू जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक शिक्षित माँ कितनी आवश्यक है, जो एक घर का निर्माण कर सकती है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। कहा जाता है, जैसे मैडम ने कहा, उसको मद्देनजर देखते हुए मेरा भी कहना है कि नारी जीवन दायनी और जन्मदायनी दोनों होती है ना। वो एक स्वस्थ नारी ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। जैसे एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ शिशु का निर्माण कर सकती है, उसी तरह समाज को स्वस्थ रखने में, घर के वातावरण को स्वच्छ रखने में, और जब हमारा घर और समाज जब बन जाएगा तो हम राष्ट्र तक भी पहुंच जाएंगे और देश हित में भी। अगर माँ नारी जो है वह शिक्षित नहीं होगी तो हमारा न देश घर समाज सुरक्षा रहेगा, न देश सुरक्षा रहेगा, न समाज सुरक्षा रहेगा, न राष्ट्र का निर्माण सही हो सकेगा। इसलिए नींव, समाज की जो नींव है वह नारी पर ही आश्रित है, पुरुषों पर नहीं। नारी पर तो दोहरी जिंदगी होती है, वह घर भी देखती हैं, बच्चा भी देखती हैं और साथ साथ घर के सारे काम, क्रिया कार्यकलापों को देखने का काम नारी को ही होता है। पुरुषों का सिर्फ एक ही काम होता है, पैसा कमाना और देना। इस पे मैं प्रिया जी से जानना चाहूंगी कि आप बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं और आप दोहरी जिम्मेदारी उठा रही हैं, घर भी देखना है, आप बाहर से आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है और किस प्रकार आप बैलेंस करती हैं, दोनों में संतुलन स्थापित कर पाती हैं?
मेरे ख्याल से शिक्षा का ही सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर आज हम शिक्षित नहीं होते तो अपने अधिकारों को अच्छी तरह से जान नहीं पाते कि मेरे क्या अधिकार हैं और क्या कैसे करना है, किस तरह से अपना डिसीज़न लेना है। आज घर में भी डिसीज़न लेने का मुझे पूरा अधिकार है, साथ में बाहर बैंक में भी अगर कुछ भी हुआ तो डिसीज़न उसी समय इंस्टेंट डिसीज़न लेना होता है। तो अगर हम शिक्षित ही नहीं होते तो हमको नहीं लगता है कि हम इंस्टेंट डिसीज़न ले पाते और दोनों जगह बैलेंस मेंटेन कर पाते। तो ये आज के डेट में अगर शिक्षित नहीं है कोई भी महिला तो ये बहुत बड़ा ये समाज के लिए अभिशाप है, क्योंकि वो ना डिसीजन ले पाएंगी और ना अपने आगे की पीढ़ी को वो समझा पाएंगी। जी, आपने ये बात बहुत अच्छी उठाई कि एक निर्णय लेने की क्षमता एक स्त्री में जब आ जाती है, क्योंकि जब वो शिक्षित होती है तो शायद उसको अधिकार की जानकारी हो जाती है और वो कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा सोच पाती है, चाहे अपने बच्चे के लिए, अपने घर परिवार के लिए, चाहे स्वयं के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे शारदा मैम कि जब निर्णय लेने की जो क्षमता है वो एक स्त्री के पास होना कितना आवश्यक है, चाहे वो घर में चाहे बाहर में, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि हम आधी आबादी को बहुत जगह आरक्षण भी मिल रहा है, कई जगह मुखिया भी बन रही हैं, लेकिन कई बार निर्णय लेने की जो बात आती है तो उनके पति लेते हैं, क्योंकि हम शुरू से आश्रित हैं अपने पिता के ऊपर, पति के ऊपर, पुत्र के ऊपर। तो शिक्षा किस प्रकार उनको सशक्त बना रही है और निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रही है? शिक्षा के अभाव में महिलाएं जान नहीं पाती कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो पुरुषों के हाथ का हथकंडा बन के रह जाती हैं। आज हम विद्यालय में शिक्षिका हैं और हम दिन रात इस चीज को का अनुभव कर रहे हैं कि बच्चों की माएँ जब आती है विद्यालय में तो उनको सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है बच्चों को, जैसे बालिका पोशाक योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, पुस्तक राशि उनके खाता में जाती है। उसके बाद बालिकाओं को मैट्रिक पास करने के बाद 10,000 की राशि से प्रोत्साहित किया जाता है। होता ऐसा है कि नहीं पढ़ी लिखी होने के कारण उनके खाते में पैसा चला भी जाता है, तब भी वो आती है शिकायत करने की देखिए पैसा नहीं गया है खाते में। तो यहाँ पर लगता है कि अगर वो शिक्षित होती तो इस तरह की बात नहीं होती। कभी कभी होता है कि बच्चियों को अपने साथ काम करने वाली माएँ काम करने के लिए ले जाती है, वहाँ हम लोग उन लोगों को बुलाकर बार बार समझाते हैं कि अगर आप बच्चियों को शिक्षित करेंगी तो आपकी बच्ची पढ़ेगी लिखेगी, आगे चलकर वो बहुत कुछ जानकारी उसको होगी। आपको अगर कम मजदूरी में अभी काम करना पड़ रहा है तो उसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग होगी कि हमारी न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए। जी, सामान्यतः ये देखा जाता है कि अभिभावक जो खासकर महिलाएं हैं वो कहती हैं कि पढ़ा लिखा कर क्या करना है, कौन सा कलेक्टर बनेगी, है ना, इसको घरेलू ही काम तो करना है। तो वो रोकती हैं, चाहे अपने छोटे भाई बहनों के को देखने में लगा देती हैं या फिर 10वीं या 12वीं के बाद सोचती हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। तो इस मानसिकता को कैसे मेरा यहाँ कहना होगा कि आज के मायने बिल्कुल बदल गए हैं। अब जो पहले जो ये सोच थी कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान हमारा चला है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे देश के जो हमारे राजनीतिज्ञ लोग जो ये परिचर्चा रख रहे हैं, सब महिला सशक्तिकरण की बातें कही जा रही है। इसके अलावा जो सजगता इस महिलाओं ने बढ़ती है, अब ऐसा बिल्कुल देखने में नहीं आ रहा है कि महिलाएं बच्चियों को नहीं पढ़ा रही हैं या स्कूल नहीं भेज रही है। अब की जो महिलाएं हैं, जो सजग साक्षर महिलाएं हैं, जो शिक्षित महिलाएं हैं, वो बिल्कुल अपने बेटियों पर बेटों से ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, उनको स्कूल भेज रही हैं, उनको आगे पढ़ा रही हैं। और अब हर मायने में आज के परिदृश्य में देखा जाए तो हर मायने में नारी आगे बढ़ रही है। अगर ऐसा नहीं रहता तो आज हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जो आपकी परिचर्चा में बैंकर्स महिला है, एडवोकेट महिला है या शिक्षिका महिला है, हर मायने में महिलाएं आज एक मुकाम हासिल कर रही है। कल तक जो थी नादान आज बना रही अपनी पहचान। तो अब महिलाएं अपनी पहचान बनाने के लिए सजग है। और माँ पिता भी अब देखा जा रहा है कि एक एड भी आया था, एक कैंपेन भी आया था, मेरी बेटी मेरा अभिमान। तो अब बेटियां बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं और इस बेटियों को जो आगे बढ़ाने में उनकी माओ का बहुत ज्यादा योगदान जी, मेरा भी कहना है कि जहाँ तक ये जो महिलाओं का सोच है, सामाजिक दृष्टिकोण से मेरा कहना हुआ कि महिलाएं जो कहती है कि कौन सा पढ़ा लिखा के हम कलेक्टर बनाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र की बात हुई, तो मैं ये उन्हीं की सोच पर कह रही हूँ कि ठीक है वो कलेक्टर नहीं बनेगी, वो कहीं ऑफिस में काम नहीं करेगी, लेकिन घर में भी
एक सही माँ तो बनेगी, एक शिक्षित माँ तो बनेगी। घरेलू चीज को जानने के लिए भी, जैसे घर में कोई रोगी है तो उसको मान लीजिए डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको क्या खाना में देना है, नहीं देना है, अगर वो शिक्षित नहीं होगी तो यह जानकारी उसको कहाँ से मिलेगी। तो एक घरेलू महिला, सही घरेलू महिला बनने के लिए भी उसको शिक्षा की जरूरत है। अगर उसको शिक्षा से भेंट होगी तभी वह जानेगी कि बच्चे को पढ़ना कितना जरूरी है। ठीक है, हम तो अपने आर्थिक स्थिति जितनी माँ बाप की थी हम इतना पढ़ लिए, लेकिन नहीं, शिक्षा ही से देश बदल सकता है, समाज बदल सकता है और मानसिकता बदल सकती है। तो वह अपने बच्चे को पढ़ने के लिए जरूर भेजेगी। बिल्कुल। और घर में जो रोगी हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, वो सब क्षेत्र का जो है सो देखभाल करेगी सही से, उसके लिए भी शिक्षा की जरूरत है। तो मतलब कम से कम शिक्षा को हम सिर्फ रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, या नहीं आर्थिक जोड़ेंगे। रूप से, स्वतंत्रता के रूप से शायद न देकर देकर इसका व्यापक रूप हम दे सकते हैं कि एक सही माँ बनने के लिए, सही घर में घरेलू महिला बनने के लिए भी शिक्षा की जरूरत है। स्त्री का समग्र विकास ही समग्र विकास ही शिक्षा है। हाँ। लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और अब जागरूकता वास्तविक रूप में आ गई है। हाँ। फिर भी कन्या भ्रूण हत्या हो ही रही है और लिंग अनुपात में भी बहुत ज्यादा अंतर आते जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है? क्या आप... इस पर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे अंदर इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि लड़के को तो हम चाहेंगे और लड़की की हम हत्या करेंगे, तो आखिर वंश वृद्धि के लिए हमको तो एक लड़की चाहिए जी। अगर लड़की ही नहीं रहेगी तो हम अपने लड़के की शादी किससे करेंगे? लड़की की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। शिक्षण संस्थान में हालांकि अब पहले की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो जनसंख्या दर है उसमें लड़कियों की संख्या घटती हुई नजर आ रही है। तो इसके लिए हमको अपने अंदर जागरूकता लाना होगा, समाज में मिलकर, आस पड़ोस में मिलकर इस तरह की जागरूकता फैलाना होगा कि समाज के निर्माण में लड़कियों का भी उतना ही स्थान है जितना लड़कों का स्थान है। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, मैडम लोगों ने कहा, तो मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि पढ़ लिख कर लड़कियां क्या करेगी, इसके बहुत सारे फायदे हैं पढ़ाने लिखाने के जी। मैं अपने बारे में खुद बताना चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षिका बन गई थी शादी से पहले ही। और मेरी जब शादी हुई तो मेरे ससुर ने एक पैसा दहेज नहीं लिया, इसलिए कि मैं शिक्षिका थी, पढ़ी लिखी थी। आज मेरी भी 2 लड़कियां हैं, 1 लड़के हैं। दोनों लड़कियों को मैंने पढ़ा कर एक इंजीनियर बनी, एक डॉक्टर बनी, या किसी भी क्षेत्र में जा सकती थी जिसमें उनकी रुचि थी उसमें गई। दोनों लड़कियों की शादी मैं बिल्कुल ये माइंड मेकअप की हुई थी कि एक पैसा दहेज के बिना मैं करूंगी, उसी जगह पर करूंगी शादी, उसी लड़के से करूंगी जिसको दहेज का लालच नहीं होगा। और हुआ ऐसा, मेरी दोनों लड़कियों की शादी दहेज मुक्त हुई है। मैंने एक पैसा भी दहेज नहीं दिया। आज मेरा लड़का भी इंजीनियर है, उसकी भी मैं शादी अभी करने जा रही हूँ, तय हो चुकी है शादी। लेकिन मैं भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक पैसा मैं दहेज नहीं ले रही हूँ। कहीं बच्चियां जब जन्म लेती हैं तो ये जो कुरीतियां हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डराती हैं जी। 2 प्रश्न रहते हैं, एक तो दहेज और दूसरी उनकी सुरक्षा। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि किस प्रकार लड़कियां अपने आप को सशक्त बनाकर शिक्षित नारी के रूप में बोल्ड होकर कैसे आप आगे बढ़ सकती हैं और कैसे अपनी चुनौतियों का सामना कर सकती हैं? आज सरकार ने बहुत सारे स्कीम लाए हैं और जहां तक दहेज की बात है तो दहेज सोच बदलने की ज़रूरत है। जैसा कि मैडम ने बताया कि अगर ये पढ़ी लिखी है और आत्मनिर्भर है और डिसीजन ले रही है तभी तो इन्होंने दहेज प्रथा को रोकने के लिए, और ये अगर ये शुरुआत करी है, अगर कल हम शुरुआत करें, मेरी भी शादी हुई है, मैंने भी 1 रुपया भी दहेज नहीं दिया, तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपना सोच बदलें और इस दहेज प्रथा को बंद करें। और जहाँ तक नारी के, अगर नारी शिक्षित है और तभी वो मतलब अगर हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं दहेज लेना है, वाइफ का अगर 2 मतभेद है तो वो शिक्षित है तभी तो वो समझा पाएंगी कि हाँ नहीं इस चीज़ को बंद करेंगे तभी ये आगे बंद होगा। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षित समाज के लिए नारी का शिक्षित होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सुरक्षा की जो बात है, बोल्डनेस की बात है, तो आज लड़की लोग हर जगह बाहर जाके अकेले रह रही है। इतने सारे हॉस्टल हैं, गेस्ट हाउस है, तो
उसके लिए भी एक ही बात है, सोच बदलने की जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं जब बाहर निकल रही हैं तो उसको अपने आत्मसम्मान के एक और दो कान- आत्मनिर्भरता जरूरी है। जैसे मैडम ने कहा ना जी, कि confidence बढ़ता है मेरी तभी। जो लड़कियां आत्मनिर्भरता, तो जैसे कि पहले इन्होंने सोचा कि मैं बच्ची हो गई है लेकिन मैं उसी घर में शादी करूंगी, तो जैसे कि मेरा खुद का भी सोच रहा, मेरे पिताजी का भी सोच रहा और मेरा भी खुद का सोच रहा। 2 बेटियां हमें भी हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि 2 बच्ची हुई, बाप रे 2 बच्ची हो गई, ठीक है ना। तो मेरी भी यह सोच हुई कि नहीं, बच्ची हो गई तो क्या हुआ, मैं उसे इस लायक बनाऊंगी कि यह खुद का खुद ये सारी कुरीतियां दूर हो जाएगी। तो हमें जो अभिभावक, जो माँ बनते हैं, पिता बनते हैं, तो उनके दिमाग में भी यह बात आनी चाहिए कि नहीं, बेटी हो जाने से मतलब नहीं है, उनको इस तरह का बनाओ, अनुशासित बनाओ, स्वावलंबी बनाओ कि सारी की सारी जो भी कुरीतियां हैं वो समाज से स्वतः खत्म हो जाए, मानसिकता बदलती गई। हाँ। और आज मैं अपनी बच्ची की शादी के लिए प्रयासरत हूँ। अंदर से कभी कभी कुरीतियां तो आती हैं दिमाग में, समाज में चूंकि रहना है, लेकिन नहीं, मैं खुद से ये सोच ली हूँ कि नहीं, मैं तो बच्ची को उस तरह से बना ही दी हूँ। बच्ची का भी कहना है, मम्मी आप ऐसे जगह शादी मत करिएगा जहाँ आपसे दहेज लिया जाएगा, दहेज की बात होगी। मैं भी कहती हूँ कि तुम निश्चिंत रहो, तुमको मैं उस तरह से बना दी हूँ, स्वावलंबी बना दी हूँ। जब स्त्री शिक्षित हो रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों के प्रति भी सजग हो रही है और उसमें आत्म जागृति आ रही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने अधिकार जो हैं स्त्री के पास हैं और जिसका वो उपयोग कई बार नहीं कर पाती हैं, समाज के डर से, अपने घर में प्रतिष्ठा के डर से, लेकिन फिर भी उन्हें ये जानना चाहिए और जब एक शिक्षा हासिल करते हैं तो अपने अधिकारों के प्रति भी वो सजग होते जाते हैं। जी, 2 बातें भी और निकल के आई थी। एक भ्रूण हत्या की बात आपने कही कि लड़कियों की संख्या घटती जा रही, कहीं ना कहीं से ये जो बातें हैं अब बिल्कुल परिदृश्य बदल रहा है। जो महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, जैसे कि हमारे बीच में जो शिक्षित महिलाएं बैठी हुई हैं, इसके अलावा हमने गाँव में भी जाकर देखा है, अब ये सोच बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो रही है कि जिसको बेटी है उसका वंश नहीं चलेगा, बेटा होगा तब वंश चलेगा। क्योंकि अब देखिए, बेटियां ही माँ बाप की देखभाल कर रही हैं। बहुत बड़ा सिनेरियो चेंज आ रहा है। इसका कारण भी हुआ कि संपत्ति में उत्तराधिकार कानून बना और बेटियों को बराबर का हक दिया गया। पहले लोग बेटा और बेटी में विभेद करते थे, कहीं ना कहीं से शिक्षित करने में भी बेटियों को कम पढ़ाया जाता था, बेटों को जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाता था, इंजीनियर डॉक्टर बनाया जाता था और बेटियों की पढ़ाई पर लोग कम ध्यान देते थे। मूल रूप से उस वक्त क्या सोच थी? यही सोच थी कि बेटियां दूसरों के घर चली जाएंगी, हमारा जो बुढ़ापा आएगा उसकी देखभाल करने वाला हमारा बेटा होगा। तो ये सिनेरियो जो स्त्री शिक्षा हुई, स्त्रियों ने अपने अधिकार को समझा, आगे बढ़ के बड़े बड़े उच्च पद पर आप हासिल किया। अभी आप देख लीजिए, देश की रक्षा मंत्री हमारी स्त्री हैं जी, हमारी विदेश मंत्री स्त्री हैं। तो ये बहुत सारे चीज जो निकल के आए, सेना में स्त्रियों को प्रतिनिधित्व मिला, पुलिस बल में आप देखिए मुजफ्फरपुर का भी सिनेरियो आपको बिल्कुल चेंज लगेगा। हर चौक चौराहे पर महिला पुलिस आपको दिखाई देगी। तो जब स्त्रियों ने अपने अधिकार को समझा, स्त्रियों को ने जब उन्हें रोजगार मिला, शिक्षा के बल पर ही रोजगार मिलता है, जब उनको रोजगार मिला तब उनको ये ध्यान में आया कि हमें अपने माँ बाप का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना कि बेटे करेंगे। तो उसके बाद तब जो ये सिनेरियो चेंज जो हुआ कि माता पिता के भी मन में आया कि नहीं, जब हमारे बुढ़ापे की देखभाल कर सकती है बेटी, हमारी रक्षा कर सकती है बेटी, हमारे हर दुख सुख में दौड़ी चली आती है बेटी, तो हमको भी बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सरकार ने भी बिल्कुल चेंज किया, जो संपत्ति में बराबर का हक बेटियों को दिया। अब बेटियां ये नहीं कह सकती हैं कि हमारा कोई बिल्कुल मायके में हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। उसके बाद भ्रूण हत्या की जब बात आ रही है तो एक मन में एक सुरक्षा, बहुत अच्छी आपकी बातों में से एक बात निकल के आई, स्त्री सुरक्षा। स्त्री सुरक्षा की बात जो है आज भी वही निकल कर आती है। कहीं ना कहीं से महिलाओं के मन में डर रहता है या समाज के मन में डर रहता है कि अगर महिला जो है, बच्चियों को हम अकेले पढ़ने के लिए भेजेंगे, पता नहीं उनके साथ क्या होगा नहीं होगा, एक डर हमेशा उनके साथ बना रहता है। भले ही बहुत सारे सरकारी योजनाएं हैं, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खुला, बच्चियों के लिए छात्रावास हुआ, महिला पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार जिला स्तर पर पुरस्कृत किया गया, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए महिला सशक्तिकरण की तमाम सारी बातें हुई। लेकिन कहीं ना कहीं से स्त्री को आज भी, जो भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, वो दिल पे हाथ रख के कहें, कहीं ना कहीं से उनको अपनी पुत्रियों या अपनी ही सुरक्षा का डर हमेशा सताता है। तो जहां तक अधिकार की बात आई, अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बने हुए हैं। महिलाओं के लिए सबसे पहला जो अधिकार महिलाओं का है वो बराबरी का अधिकार। किसी भी आपको पद पर या स्कूल में, कॉलेजेस में या किसी भी जगह लिंग भेद नहीं किया जा सकता। जो अधिकार पुरुषों को मिला हुआ है, बिल्कुल बराबरी का अधिकार महिलाओं को भी मिला हुआ है।
अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा कानून जो आया, उस कानून में बिल्कुल ये बात आई है कि बच्चियों को, हालांकि बच्चियों के लिए तो और भी सरकारी योजनाएं ज्यादा आई हैं, लेकिन सबको अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना है, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। लड़कियों के लिए भी बहुत सारा कानून आया। भ्रूण रक्षा का कानून, पीसी-पीएनडीटी एक्ट, इसके तहत सभी को प्रतिबंधित किया गया। वैसी महिलाएं भी जो कि अशिक्षित रहती थी और बरगलाकर महिलाओं को ले जाती थी कि चलो फलाने ये हॉस्पिटल में, अल्ट्रासाउंड सेंटर में, वहां पर जाकर आप अपनी भ्रूण हत्या करा सकती हैं, आपको तो पहले से 2 बेटी है ही, एक बेटा अगला हो जाएगा। उन महिलाओं को भी कानून के दायरे में बांधा गया। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उसके लिए जो यौन उत्पीड़न किया जा रहा था, हर जगह ये चीज अभी भी है, इसमें भी कमी नहीं आई है। आजकल बढ़ोतरी ही हो रही है, क्योंकि बढ़ोतरी होने का एक कारण है कि महिलाएं आगे निकल के आ रही हैं। लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, तो जाहिर है कि यौन उत्पीड़न थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो यौन उत्पीड़न रोकने के लिए भी पॉक्सो का एक्ट आया, जिसके तहत अगर किसी भी महिला के साथ आप उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसके साथ सील भंग करते हैं या उसके साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, तो उसके लिए भी कानून आया। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किशोरियों के लिए भी कानून बने हुए हैं। किशोरियों के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न, मानसिक, शारीरिक शोषण, मौखिक दमन, किसी भी तरह का उत्पीड़न अगर किया जाता है तो बिल्कुल उनके लिए कानून बने हुए हैं। अभी सभी मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, दहेज। दहेज के लिए तो कानून बना ही बना है, सभी लोग को पता ही है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कानून की मैं चर्चा करना चाहूंगी, जो शिक्षित स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा हथियार हुआ, वो घरेलू हिंसा कानून आया। घरेलू हिंसा कानून के तहत अगर कहीं भी आपके साथ लैंगिक, मौखिक, शोषणात्मक, भावनात्मक किसी भी तरह की हिंसा आपके घर के अंदर होती है, तो उसके लिए भी आप कानून का सहारा ले सकती है। और सबसे ज्यादा एक वन स्टॉप सेंटर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्भया कांड के बाद एक बहुत बड़ी चीज आई है, हर जिले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर होता था। ऐसे होता था कि किसी भी महिला के साथ अगर कोई पीड़ा हुई, किसी दमन हुआ उसका या किसी तरह का शोषण हुआ, तो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां जाने पर उसके साथ मनोवैज्ञानिक भी वहां पर मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, उनके साथ जो भावनात्मक, आर्थिक जो सुरक्षा है, तमाम आपको वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर पर है। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि हर जिले में महिला हेल्पलाइन है। आपको किसी भी तरह की, किसी भी महिला को किसी भी तरह की परेशानी आती है, वो महिला हेल्पलाइन को जाकर दरखास्त लगा सकती है, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। अभी आज का जो दौर आगे बढ़ रहा है, सोशल नेटवर्किंग का, साइट्स सब आ रहे हैं, मौखिक साइट्स आ रहे हैं, बहुत सारे चीज है, मोबाइल है। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि साइबर कानून को महिलाओं के लिए बहुत सख्त किया गया है। और जैसा कि सभी लोगों ने अभी अपनी बातें कही, मैं अपने इंस्टांस देना चाहती हूँ कि एक महिला को उसका फोटो वायरल कर दिया गया। बिहार के सिकंदरपुर कुंडल यहीं की घटना है जस्ट, कि उसका सिर्फ फोटो वायरल किया गया, उसको जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से भी उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिली। अगर कहीं से भी कोई आपको मोबाइल से फोन करके परेशान करता है, खासकर जो लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनके पीछे कुछ इस तरह की घटनाएं होने लगती है, तो उन सभी के लिए है। और हर जिले में महिला थानाध्यक्ष है, महिलाओं के लिए जो भी कानून बने हुए हैं, उन कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए महिला थानाध्यक्ष, बहुत सारे कानून हैं, अधिकार हैं, मतलब एक सजगता की आवश्यकता है। एक बात और भ्रूण हत्या के संबंध में मैं जोड़ना चाहूंगी कि हमारे समाज में ये मान्यता थी कि पुत्र है वही हमको अग्नि देगा, मुखाग्नि देगा। लड़कियों का शादी के बाद परिवार में कोई स्थान नहीं रहता है, वो सिर्फ आने जाने के लिए एक मेहमान बनकर रह जाती हैं। आज के समाज में धीरे धीरे यह सोच बदल रही है। अब लोग यह मान रहे हैं कि लड़के या लड़की हमारे लिए दोनों समान है। लड़कियों का 2 घर होगा, लड़की का कन्यादान करने के बाद वह पराई नहीं हो जाएगी, बल्कि उसका 2 घर हो जाएगा। एक होगा एक घर और एक होगा ससुराल का घर। बहुत पहले की बात है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब अपनी पुत्री की शादी प्रेमचंद्र के बेटे से की थी। घर, अपना मायका और ससुराल दोनों में संतुलन करते हुए लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। जिस भी क्षेत्र में उनको डाला जा रहा है, चाहे परीक्षा पढ़ाई के क्षेत्र हो, हर परीक्षा में वो अव्वल आ रही हैं, किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं। आजकल का जो हमारा एक परिदृश्य इंटरनेट का, जैसे मैम ने कहा, इंटरनेट का ये युग है और बहुत सारे क्राइम्स भी होते हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर हों और अपने आप को स्ट्रांग फील करें। तो अभिभावकों से यही कहना चाहेंगे कि आप बेधड़क अपनी लड़कियों को शिक्षित करें, पढ़ाएं, एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण करें। और आप लोग इस परिचर्चा में आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे फिर से हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दर्शकों विदा चाहते हैं। नमस्कार।